नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लैंग्वेज पेपर के रूप में अगर आप नागपुरी ले रखे हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड एक पदभाग जिसमें कि एक कविता बिहान आज करेंगे, जो कि शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें नागपुर का वर्णन किया गया है कि नागपुर कैसा है और नागपुर के लोग कैसे हैं, उसके बारे में इस कविता में बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्णन किया गया है, जिसमें नागपुर के जितने भी जनजाति हैं उन सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ के पर्यावरण, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, अगर अब देखिए दोस्तों, बहुत जल्द उत्पाद सिपाही का जो फिज़िकल है वह बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे लग जाएं, तभी आप लोग आगे आ सकते हैं और अपना तैयारी को रिज़ल्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग को मुश्किल होगा, परेशानी होगा और रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाएं, और तैयारी में जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, MSH क्लासेस को, क्योंकि इसके माध्यम से दोस्तों MSH क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण मंजर भाग 2, व्याकरण, लोक साहित्य, ये सब का और लोक संगीत, इन सारे की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ ग्रामर की भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड एक कविता करेंगे। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही वाले एकदम कान खोल के सुन ले। बहुत जल्द जुलाई में, हो सकता है 15 जुलाई तक आप लोगों का फिज़िकल का नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिज़िकल के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को रिटेन के लिए, इसलिए अब कमर कस ले तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अब कविता शुरू करते हैं। कविता का क्या नाम है दोस्तों? बिहान। और यह इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। ठीक है, बिहान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुबह। ठीक है, सुबह। तो झारखंड की सुबह के बारे में चर्चा है। ठीक है, सुबह बह से होता है। ठीक है, सुबह के बारे में चर्चा है कि किस तरह से सुबह में लोगों को उठना चाहिए, जबकि आजकल हम लोग पाश्चात्य जीवन को अपना रहे हैं अपने जीवन में, जिससे हम लोग भोर में उठना छोड़ दिए हैं। इसी के बारे में कवि अच्छे ढंग से हम लोग को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सोना बिहान जागे, हरियरी अंगे अंगे, हीरा मोती पाइत के, चांदी के भैर गला हार पिंधी राइत के, देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है पहला पद। अब पहला पद में देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कवि कह रहे हैं। सोना, सोना यहाँ डिनोट कर रहे हैं झारखंडी लोगों को। ठीक है, यहाँ सोना से मुराद क्या हुआ? सोना का अर्थ क्या हुआ? पूरे झारखंडी के लोग। झारखंडी अर्थात यहाँ झारखंडी का मतलब नागपुरी क्षेत्र के वासी लोग हैं। ठीक है दोस्तों, नागपुरी क्षेत्र के लोग। ठीक है, नागपुरी क्षेत्र के अर्थात नागपुर के लोगों को सोना से यहाँ पे डिनोट कवि कर रहे हैं। और इन लोगों को क्या कर रहे हैं? बिहान जागे, अर्थात बिहान जागने अर्थात सुबह में ही जागने की बात कर रहे हैं, लेट तक सोने की बात नहीं कर रहे हैं। सुबह जागिएगा और झारखंड की इस हरी भरी जो हरियाली भरी हुई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, क्योंकि झारखंड की विशेषता ही होती है क्या होती है? जंगलों से भरे पूरे। तो इसीलिए इस हरियाली अंगों को आप जब सुबह उठिएगा तब इसकी रौनक देख पाइएगा। हीरा मोती पाइत के, और इस हरियर हरियर अंगों जो है अर्थात जो घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी में हीरा मोती पाइत के अर्थात हीरा मोती जड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब हीरा मोती जड़ा हुआ कैसे प्रतीत होता है? तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि रात के समय में क्या गिरता है? ओस गिरता है। ठीक है, शीत गिरता है, और यह शीत जब घास फूस में पड़ता है और जब सूरज की किरण जब उस पर पड़ती है तो वह हीरा मोती की तरह चमकता है। तो इसी के बारे में इस कविता में कहा गया है। सुबह आप उठिए और इस हरियाली अंग को देखिए, इस हरा भरा खेत खलिहान को देखिए, जिसमें कि हीरा मोती क्या है? एक सीरियल से पाइत का अर्थ होता है कतार लगाया हुआ, तो लगेगा कि पूरे कतारों में हीरा मोती जड़ा हुआ है। ठीक है,
चांदी के भैर गला हार पिंधी रात के, देश नागपुर है नागपुरी जात के। अब यहाँ के लोगों का क्या है कि दिन भर सुबह उठना है, दिन भर काम धंधा करना है, और रात में दोस्तों, रात में सारे नागपुर के लोग क्या करते हैं, रात में इन लोगों का अखड़ा में नृत्य का प्रोग्राम चलता है। नृत्य का अखड़ा में नृत्य और संगीत का प्रोग्राम चलता है, और उसमें क्या है, उसमें जो भी नागपुर के जो भी छोड़ी लोग हैं अर्थात जो भी लड़कियां हैं, वे लोग क्या करते हैं, सज संवर के उस अखड़ा में जाते हैं और नृत्य और संगीत करते हैं। और यहाँ साथ ही साथ लड़के लोग भी जाते हैं, मर्द भी जाते हैं, और वे लोग ढोल नगाड़े मांदर वगैरह क्या करते हैं, बजाते हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं। इसलिए कहा गया है चांदी के भैर, चांदी का भरा हुआ, वह पूरा गला में भरा हुआ हार पहनने का, और वह भी कब, रात को। कब, रात में जब अखड़ा में जाने लगो तब की बात हो रही है, ठीक है। और यह देश किसका है, नागपुर का है, और इसका एक ही जात है, कौन सा, वह नागपुरी जात है, ठीक है। तो इस तरह से पहला हम लोग अनुवाद देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पदभाग। पुरखा सुनाए डारी झबरल, बारी बारी फूल भली भाइत के, जूही चमेली चंपा गावे धारी पाइत, देश नागपुर है नागपुरी जात के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पुरखा आया तो पुरखा किसको कहा जाता है, तो हमारी पीढ़ी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हमारे जो गुजर चुकी है पीढ़ी उसको, या जो हमारे से बड़े वाले जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को पुरखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पुरखा लोगों के द्वारा क्या सुनाया गया था, पुरखा लोगों के द्वारा यह सुनाया गया था, झारखंड पूरी तरह से हरियाली से छाई हुई है, और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है, उसकी डाली जो है, डाली का अर्थ हुआ डाली, और डाली क्या है, झबरल है, अर्थात फल फूल से क्या है, लदा हुआ है, अर्थात भरा हुआ है, इसी को झबरल कहा जा रहा है, ठीक है। यह, और हम लोग ये चीज़ को तो देख नहीं पाए क्योंकि वर्तमान में विकास के नाम पे सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया है, जिससे हम लोग इस हरियाली भरी छाए को हम लोग पूरी तरह से अपने आंखों से देख नहीं पाए हैं। लेकिन पुरखों के द्वारा यह हमें सुनने को मिलता है कि हमारा झारखंड ऐसा था, और उस जो पेड़ पौधे हैं उसमें बारी बारी से क्या लगता है, फूल और फल आता है, और वही डाली फिर झबर जाता है, किससे, फल से। जूही चमेली चंपा गावे धारी पाइत के, और यहाँ पे जूही चमेली और चंपा ये फूलों का प्रकार है, फूलों का नाम है, और यह फूल जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, धारी से अर्थात एक कतार में लग के क्या करते हैं, वे लोग गीत गाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। फूल तो गीत गाता नहीं है, लेकिन कविता में, कविता को जीवंत बनाने के लिए ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ के जो फूल हैं, जूही चंपा और चमेली, ये लोग गीत भी गाते हैं। देश नागपुर है नागपुरी जात के, और यह जो नागपुर देश है वह नागपुरी जात के लोगों के लिए ही है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पदभाग। उराव चाउर बिछे, खड़िया डलिया छीछे, धारी लगन साइत के, सब नेवता पूरे मुड़ा बरियात के, देश नागपुर है नागपुरी जात के। अब यहाँ पे फिर क्या बात कर रहा है, क्योंकि झारखंड में हम लोग जानते हैं दोस्तों कितनी झारखंड में जनजाति है, तो टोटल 32 जनजातियाँ पाई जाती है। उनमें से हम लोग 8 आदिम जनजाति के बारे में भी जानते हैं, और इस 32 जनजाति में से एक जनजाति है दोस्तों उरांव, और उरांव को इस कविता में क्या कहा गया है, उरांव का काम है क्या, चाउर बिछना, चावल बिछना, चावल को ही चावल कहा जाता है, और चावल चुनना अर्थात चावल के बारे में कारोबार करना या चावल से संबंधित गतिविधि में लगे रहना, यह किसका काम है, उरांव का काम है। और खड़िया जो जनजाति है उसका क्या काम बताया गया है इस कविता में, डलिया बनाना, अर्थात जो बांस वगैरह का कट करके और उसमें क्या है, उसमें दौरा, डलिया, सूप इत्यादि बनाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है इस कविता में, तो खड़िया जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। धरी लगन साइत के, सब नेवता पूरे मुड़ा बरियात के। अब जब लगन की बात आती है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक बार लगन का बात होता है, तो यहाँ पे नागपुर में भी जब लगन लगता है
लगन, किस चीज़ का लगन? तो शादी विवाह का लगन होता है, ठीक है। और उस लगन का जब समय आता है तो लोग क्या करते हैं, नेवता जाते हैं। और नेवता में क्या होते हैं, अपने मूड में मूड़ा अर्थात अपने क्या है, यहाँ मूड़ा का अर्थात मुंडा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नेवता में क्या हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह हम लोग का व्यवहारिक है कि नेवता में क्या होता है, लोग चावल अपने सर पे ढोके और ले जाते हैं नेवता के लिए। जिसके घर में उसको नेवता मिलता है तो वहाँ चावल ले जाना अनिवार्य होता है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सब लोग जब नेवता जाते हैं तो अपने मूड में कि अपने सर पे क्या ढो लेते हैं, चावल ढो लेते हैं। उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा तो इसमें इस तरीके से भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि नेवता जाने का काम कौन कर रहा है, तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जा रहा है इस लगन में, ठीक है। क्योंकि नागपुर में अधिकांश रूप से मुंडा ही जनजातियों का बोलबाला है, इसलिए हो सकता है मुंडा के लिए ये बात कही गई होगी, ठीक है। देश नागपुर है नागपुरी जात के, और यह देश जो है वह नागपुर है। नागपुर अर्थात झारखंड का यह क्षेत्र जो रांची वाला इलाका है, इस सबको हम लोग नागपुर कहते हैं अर्थात छोटा नागपुर। और इस छोटा नागपुर का जो जात है वह क्या है, नागपुरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। मोर पपीहा कोयल शहीद के नाम बोल, सुहान देहात के कोयल कारो दोहरावे, राग रंग भाइत के देश नागपुर है नागपुरी जात के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ पक्षियों की बात हो रही है। मोर का अर्थ आप लोग को सबको पता है, पपीहा भी एक प्रकार का पक्षी होता है। और कोयल के बारे में आप लोग को, कोयल का अर्थ होता है कोयल, और कोयल के बारे में आप लोग को पता है कि ये तीनों चारों जो है वह क्या है, मोर जो है वह सुंदरता का प्रतीक है, पपीहा जो है वह मीठी बोली का प्रतीक है, और कोयल भी जो है वह मीठी बोली। और यह तीनों जो है वह किस चीज़ का नाम लेके, शहीद के नाम बोल के क्या करते हैं, शहीद के नाम पुकारते हैं, शहीद के नाम का गीत गाते हैं, जो कि क्या होता है, नागपुर के देहात के लोगों को। और ख़ास करके यहाँ देखिए दोस्तों, गांव घर में जो है, देहात में खास करके हरियाली की बात होती है। शहर तो विकास के नाम पे पेड़ पौधों को काट देता है, इसलिए वहाँ हरियाली देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे देहात की बात हो रही है, देहात में ही हरियाली देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ जो मोर पपीहा और कोयल है वह शहीद का नाम बोलते हैं, शहीद के नाम पे गीत गाते हैं। और वो क्या होता है, हम लोग को बहुत ही, देहात के लोगों को क्या लगता है, बहुत ही सुहाना लगता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, यह जो इन लोगों का गीत है, शहीद के नामों का जो बोल है, यह हमें बहुत ही सुहाना लगता है। कोयल कारो दोहरावे राग रंग भाइत के। और हम लोग देखे हैं झारखंड की कुछ नदियों के बारे में चर्चा हुई है, और वह कौन सी नदी है, कोयल नदी है और कारो नदी है। और इन नदियों में जब क्या है दोस्तों, पानी भरा हुआ रहता है, और पानी जब इसमें होता है तो पानी में हम लोग क्या जानते हैं कि यह जो आवाज़ जो है, आवाज़ परावर्तन करता है। और आवाज़ को पुनरावृत्ति अर्थात पुनः आवाज़ सुनने के लिए हम लोग को 30 मीटर की दूरी होती है। 30 मीटर से दूर अगर आप खड़े हैं तो जो नदी है या कोई घर है, वहाँ जब आप कोई आवाज़ मारिएगा तो वह फिर से दोहराने टाइप का लगेगा। तो इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोयल और कारो जो नदी है, दोहरावे राग रंग भाइत के। हो सकता है कि यह मोर पपीहा और कोयल जो बोली बोल रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं, या फिर इस तरह से भी ये हो सकता है कि कोयल और कारो नदी की जब पानी बहेगी तो वह झन 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 जो उसकी पानी की आवाज़ होगी वह दोहराते हुए नज़र आएगी, लगेगा कि वह गीत को दोहरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। देश, और यह देश जो है वह क्या है, नागपुर है, और इसकी जात जो है वह नागपुरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय सिंगार बाचू नवा रंग रूप नाचू, देश खातिर देश नागपुर है नागपुरी जात के। और जो समय है, इस समय में क्या हो रहा है दोस्तों, समय को सिंगार बाँचू, समय को इस तरह से संवारिए
और इस तरह से संवार दीजिए, श्रृंगार दीजिए, जिससे वह क्या होगा, नया रूप ले लेगा। और यह नया रूप ले लेगा, और यह नया रूप किसके लिए बोला गया है, तो देश के लिए बोला गया है। और यहाँ पे देश किसको कहा गया है, तो नागपुर को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नागपुर बोले तो नागपुरी क्षेत्र का वासी, ठीक है, छोटा नागपुर। यहाँ पे नागपुर का अर्थ आप लोग महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं ले लीजिएगा, नागपुर का मतलब यहाँ पे छोटा नागपुर से मुराद हो रहा है। ठीक है, समय श्रृंगार, जो समय है वह बहुत ही बलवान है। इस समय को किसके खातिर लगाना है, सजाने संवारने में, देश के खातिर लगाना है। ठीक है, देश को नया बनाने में इस समय को लगाना है, समय को, और सजाने संवारने में लगाना है, अर्थात देश का विकास करने में लगाना है, उत्थान करने में लगाना है। क्योंकि नागपुर का अगर उत्थान होगा तभी नागपुरी जात के लोग आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, और नागपुर का भी नाम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध करेंगे। देश नागपुर है, नागपुरी जात की, और यह जो देश है वह नागपुर है। जिस देश का उत्थान की बात हो रही है वह देश क्या है, तो नागपुर है, अर्थात छोटा नागपुर है। और इन लोगों का जात क्या है, तो नागपुरी है। तो इस तरह से हम लोग एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद देख लिए। अब कुछ शब्दार्थ दिया गया है दोस्तों, जो शब्दार्थ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोर, मोर किसको कहा जाता है, मेंजूर को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात, और पपीहा जो है दोस्तों एक बरन का चरई, अर्थात एक प्रकार का पक्षी होता है। श्रृंगार करेक अर्थात संरेक्ष, ठीक है, सजना संवरना को ही श्रृंगार करना कहते हैं। चलिए, अब इस तरह से हम लोग शब्दार्थ भी देख लिए, भावार्थ भी देख लिए। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बिहान कविता केकर रचना है के। बिहान जो कविता है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिहान कविता किसके द्वारा, तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। नागपुरी भाषी मन के कवि कखन जागे कहलय हैं। अब यहाँ पे नागपुरी भाषी अर्थात नागपुर के लोगों को कवि कब जागने बोले हैं, कब जागने बोले हैं दोस्तों, बिहान अर्थात सुबह के समय में उठने बोले हैं, जागने बोले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, कवि नागपुर कर अंग अंग में का बताए है। कवि जो है वह नागपुर के अंग अंग में अर्थात नागपुर के चारों तरफ क्या भरा पड़ा बताए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हरियाली बताए हैं। ठीक है, कोयला नहीं बताए हैं, खनिज नहीं बताए हैं, प्यार नहीं बताए हैं, वह क्या बताए हैं, चारों तरफ हरियर अंग से सजा हुआ है, लदा हुआ है या फिर ढका हुआ है, ऐसा बताया गया है कविता में। तो यहाँ पे हरियाली होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता में कौन बेरा भैर गला हार पिंधे के वर्णन होले है। कौन बेरा, दोस्ता समय के बारे में पूछा गया है। ठीक है, समय का, किस समय भर गला अर्थात पूरे गला में भर के हार पहनने की बात हुई है, किस समय, तो कब हुआ है दोस्तों, तो रात के समय में हुआ है। क्योंकि रात में ही जनजातियों का क्या होता है, नृत्य संगीत का आयोजन अखड़ा में होता है, और उसमें जाने के लिए लोग क्या होते हैं, सजते संवरते हैं। और उसी सजने संवरने के क्रम में क्या होता है, पूरे गले में हार का माला पहना जाता है। ठीक है, माला पहना जाता है, उसी को हार बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे रात का समय होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, कविता में हमरे कर देश के बताल गेलक है। इस कविता में हम लोग का देश किसको बताया गया है, तो बिहार के, भारत के, संथाल के या नागपुर के। दोस्तों हम लोग का देश नागपुर को बताया गया है। ठीक है, छोटा नागपुर को, यही आंसर होगा। कविता में आगे नेक्स्ट देखते हैं, कविता में कवि हामिन कर जात का बताए है। अब यहाँ पे कविता में हम लोग का जात किसको बताया है कवि, इस नागपुरी कविता में, तो नागपुरी बताया है। ठीक है, पूरे नागपुर के लोगों का एक ही जात है, और वह कौन सा जात है, नागपुरी जात है। ठीक है, ना कि उरांव, संथाल, हो, कोल, मुंडा, ये सब जात के बारे में नहीं बांटे हैं, वो वर्णन हो चुका है, लेकिन सारे का जात एक ही जात बताया है, और वह जात है नागपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर, कविता में नागपुर कर गच बिरिच कर डायर फल फूल से झबरल है, ये बात हमरे मन के कौन बताए है। अब यहाँ पे देखिए, नागपुर का जो भी गच बिरिच है, जो भी गच बिरिच है, उसकी जो डाली है वह फल फूल से क्या है, लदा हुआ है, झबरल है। यह बात हम लोग को किसके द्वारा पता चला है, या कौन बताया है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कौन बताया है दोस्तों,
तो हम लोग को पुरखा लोगों के द्वारा यह बात पता चलता है कि झारखंड में भी ऐसा, नागपुर के क्षेत्र में भी ऐसा था जो पूरी तरह से जंगलों से भरा हुआ था, और यह जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे थे उन सभी में फल और फूल लदे हुए रहते थे। यह हम लोग को पुरखों के द्वारा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। ई कविता में कौन गीत गावेला? इस कविता में कौन गीत गाता है दोस्तों? तो इस कविता में गीत गाने का काम कौन करता है? यह फूलों के द्वारा गीत गाया जाता है। जूही, चंपा और चमेली, जब ये लोग अपने मुहक्ता अंदाज में जब ये लोग फूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए गीत गाने का यह प्रतीक इस यहाँ पे किसको माना गया है? तीनों फूलों को माना गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सौभे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कविता में कौन फूल का वर्णन मिलेला? इस कविता में कौन सा फूल का वर्णन मिला है? जूही का, चमेली का, चंपा का या सौभे का? तो दोस्तों सौभे का मिला है। ठीक है, जूही, चंपा और चमेली, इन तीनों का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। कविता में डलिया बनाए काम कौन करेला? इस कविता में डलिया बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, डलिया बनाने का काम जो है वह खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खड़िया का काम क्या बताया गया है? बांसों से सूप, डाली, ओड़िया, डलिया ये सब बनाने का काम खड़िया जनजाति के बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। उरांव जनजाति कर काम कविता, उरांव जनजाति कर का काम कविता कर अनुसार, यहाँ पे कर नहीं होगा दोस्तों, इसको का कर दीजिएगा। ठीक है, उरांव जनजाति कर का काम कविता कर अनुसार है। अच्छा नहीं, यहाँ पे इसको 2 डबल हो गया, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, उरांव जनजाति कर काम कविता कर अनुसार का है। उरांव जनजाति का काम कविता के अनुसार क्या बताया गया है? क्या बताया गया है दोस्तों? तो चावल बेचने का बताया गया है। ठीक है, चावल बेचने का अर्थात चावल का कारोबार करने का, चावल चुनने का, ये सब काम बताया गया है किसका? उरांव जनजाति का बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। ई कविता में कौन पक्षी का वर्णन मिलेला? इस कविता में कौन सा पक्षी का, ठीक है दोस्तों, कौन सा पक्षी का वर्णन मिलता है? मोर का, पपीहा का, कोयल का या सौभे का? दोस्तों मोर का भी मिलता है, पपीहा का भी मिलता है और कोयल का भी मिलता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौभे हो जाएगा। इन तीनों का वर्णन मिला है इस कविता में। कविता में मोर, पपीहा और कोयल केकर नाम बोलेला? अब इस कविता में मोर, पपीहा और कोयल जो है वह किसका नाम पुकारता है? किसका नाम लेके गीत गाता है या बोलता है? किसका नाम? तो दोस्तों कवि कर, नागपुर कर या शहीद कर या ईश्वर का? तो किसका दोस्तों? तो शहीद का नाम को बोलते हैं ये पक्षी लोग। ठीक है, यही इस कविता में बताया गया है। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। देहात कर कौन बोली मुरुख सुहान लागेला? देहात का कौन सा ऐसा बोली है जो मुरुख, मुरुख का अर्थ है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा क्या लगता है? सुहाना लगता है। कौन सा बोली जो है? शहीद कर नाव कर बोली, मोर कर बोली, पपीहा कर बोली और सूगा कर बोली। तो देखिए दोस्तों, यह सूगा, यह जो है मोर और पपीहा, ये लोग तो बोली बोलते हैं लेकिन इनके बोलियों को सुहाना नहीं बताया गया है। इनकी बोली में किसकी बोली? जो कि यह शहीद का नाम ले लेके पुकारते हैं या उनके नामों का जो गीत गाते हैं या उनके नामों का जो वर्णन करते हैं, उच्चारण करते हैं, यही बोली जो है वह बहुत ही सुहाना लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कविता में कै ठो नदी का वर्णन मिलेला? कविता में कितना नदी का वर्णन मिला है दोस्तों? तो कोयल और कारो 2 नदियों का वर्णन मिला है। ठीक है, तो 2 ही 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कविता में के सिंगरायक बात होई है? कविता में किसको सजाने संवारने की बात? सिंगरायक का अर्थ होता है सजना संवरना, तो किसको सजाने और संवारने की बात हुई है? देश के, नारी के, भाषा के या घर के? तो किसको हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे देश को सजाने और संवारने की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे देश के खातिर ही देश को हम लोग को सजाना संवारना है, ये बात हुई है कविता में। चलिए कविता में आगे देखते हैं 17 नंबर। कविता में कौन राग रंग के दोहराएला?
कौन जो है वह कविता में राग रंग को दोहराने का काम करता है। तो कौन करता है दोस्तों? तो हम लोग देखे हैं कि दो नदी है, कोयल और कारो, इन्हीं नदियों के द्वारा रागों को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यही दोनों नदियों के द्वारा रागों को दोहराने का काम किया है इस कविता में। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कविता बिहान में केकर वर्णन सुपटे दिसेला। इस कविता जो है ना, कविता बिहान जो है उसमें किसका वर्णन हम लोग को सुपट अर्थात बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है? तो गजकर, नदीकर, फूलकर या नागपुर का। तो दोस्तों नागपुर का देखने को मिला है और इस नागपुर में ये सब समाहित है। ठीक है, नागपुर के अंदर का ही हम लोग को फूल भी देखने को मिला है, गच वृक्ष भी देखने को मिला है और नदी भी देखने को मिला है और पक्षी वगैरह भी देखने को मिला है। ठीक है, तो यह सब नागपुर के वर्णन में अपने आप समाहित हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नागपुर कर। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कविता हिंदी, कविता बिहान कौन किताब में संकलित है? कविता बिहान जो है वह किस किताब में संकलित है? तो किस किताब में है दोस्तों? तो मंजर भाग 2 में, क्योंकि हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड क्लास कर रहे हैं और इसमें मंजर भाग 2 पढ़ना है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर में भी हम लोग को मंजर भाग 2 पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यह मंजर भाग 2 का ही एक कविता है और कविता हमेशा पद भाग में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह पद भाग का एक कविता हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और यह आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का। कविता बिहान में कै ठो पद भाग देवला है। अब यह जो बिहान कविता है उसमें कितना पद भाग दिया हुआ है? इस कितना है दोस्तों पद भाग? तो 5 ठो पद भाग दिया हुआ है इस कविता में। ठीक है, याद रखना है 5 ठो पद भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बिहान कविता जो कि उत्पाद सिपाही में पढ़ना है सिलेबस उसमें से हम लोग को मंजर भाग 2 पढ़ना है। तो मंजर भाग 2 का एक कविता बिहान था जिसको हम लोग जिसका हिंदी अनुवाद और साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी देख चुके हैं। तो दोस्तों यह वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग जब शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अगर किन्हीं को झारखंड CGL से रिलेटेड अगर PDF चाहिए तो इसके लिए आप लोग 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज PDF तैयार किया गया है दोस्तों और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बार आप PDF पढ़ लीजिए और अगर 80+ अगर स्कोर ना आए तो फिर आप लोग बात कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग फिर से इसी समय मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।